अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज एक और ख़ूबसूरत सी स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। स्टोरी का नाम है हमराज। ख्वाबों की किरचियों से ज़ख्मी एक आशिक जोड़े की दिलदोज़ कथा। हस्बे मामूल स्कूल से निकलने के बाद फ़रज़ीन और मिधत अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट चाय हो जाए में दाखिल हुई। दोनों को इस रेस्टोरेंट के चाय और बर्गर इसलिए पसंद थे कि यहाँ बैठकर चाय की चस्कियों के दौरान जब दोनों बर्गर पर हाथ साफ करती तो अपने निजी मामलात के अलावा हालात हाज़रा पर भी गुफ्तगू करती। इसी दौरान वो थकान भी उतर जाती जो सुबह से दोपहर तक सर पर सवार होती। दोनों यहाँ आकर रिलैक्स हो जाती, कुछ सुनती कुछ सुनाती और फिर अपना अपना रास्ता नापती। क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ मुतवसत तबके से था, इसलिए एक दूसरे को ज़ेर बार नहीं करती, बल्कि अपना बिल अपनी ही जेब से अदा करती और फिर घर जाकर दोपहर का खाना गोल कर जाती। क्योंकि दोनों के बदन फरबही माइल थे, पानी भी घी बनकर लगता, इसीलिए खाने पीने में काट कसर और एहतियात बरतती। उस वक्त इधर उधर की गपशप के बाद मौज़ूए गुफ्तगू अचानक शादी ब्याह की तरफ मुड़ गया। फ़रज़ीन ने दांतों से बर्गर काटते हुए पलकें झपकाईं और अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए इस्तफसाराना नज़रों से मिधत को देखा और पूछा, अरे तुमने बताया नहीं कि खैर से तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में मेहमान आने वाले थे? आए भी या बस अफवाह ही थी? मिधत गर्मा गर्म चाय सिप कर रही थी। इस तस्करे पर उसने यूं मुंह बनाया जैसे कप में चाय नहीं बल्कि करेले का अरक है जिसे वह मुश्किल हलक से उतार रही है। फ़रज़ीन के सवाल का उसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। दोनों के दरमियान मुकम्मल सन्नाटा छा गया। लम्हाती तवक़्क़ुफ़ के बाद मिधत ने बेज़ार कुन लहजे में जवाब दिया, हर उस घर में जहाँ जवान लड़कियाँ होती हैं इस किस्म के नाटकबाज लोगों की आमदरफ़्त तो लगी ही रहती है। आते हैं, खाते पीते हैं और फिर पलट कर कभी नहीं आते। ये कहते हुए इसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। फ़रज़ीन ने फ़ौरन मौज़ूए सुखन बदल दिया, वरना शायद मिधत रो ही पड़ती। चाय ख़त्म करने के बाद जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट से निकलीं तो मिधत ने बस स्टॉप की तरफ देखते हुए कहा, ओ फ़रज़ीन, मुझे तो अब इजाज़त दो, वो देखो मेरी बस आ रही है। ये कहते हुए उसने दौड़कर बस पकड़ी और एक खाली सीट पर टिक गई। उसका मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ था। एक अजीब सी उदासी और यासियत उस पर छाई हुई थी। कुछ इसी तरह का हाल फ़रज़ीन का भी था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि मिधत को देखने के बाद आने वाली ख़वातीन महज उसके पक्के सांवले रंग को देखकर उसे रिजेक्ट कर देती हैं। हालांकि उसके नैन नक्श इंतहाई तीखे और हसीन थे। स्याह और घनेरे बाल जब शानों पर बिखरते तो यूं लगता जैसे शाम उतर आई है। मिधत को दुखी करके उसे पछतावा हो रहा था कि काश वो ये जिक्र ही ना छेड़ती। फ़रज़ीन जो ही घर में दाखिल हुई उसे अपनी माँ अफ़ीफ़ा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने शौहर से मुखातिब थी, आज तो मैं इससे फ़ाइनल जवाब मांग कर ही दम लूँगी। अरे आखिर हद होती है हठ धर्मी की, टांग बराबर की लड़की और हमें लारे लपे दे रही है। अरे मेरा भतीजा कोई बुरा था? शरीफाना आदतों अतवार का मालिक, शक्ल सूरत का इतना अच्छा, अपना बिजनेस, मेरे भाई भावज कितने अरमानों से रिश्ता मांग रहे थे, लेकिन इस लड़की की ना हाँ में ना बदली। अरे जो लड़की भाईजान की बहू बनकर आई है, राज कर रही है राज, और एक हमारी बेवकूफ़ बेटी है जो स्कूल में जूतियाँ चटखा रही है। फ़रज़ीन फ़ौरन ठटक कर दरवाज़े की आड़ में खड़ी हो गई और अपनी तमाम तर समात माँ बाप के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मरकूज़ करती। उसे अब अपने बाप इकरामुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बहन का बेटा अपने ख़ानदान का सबसे ज़्यादा काबिल और मेहनती तालीब याफ्ता लड़का था। कतर में लाखों कमा रहा है। साहबजादी ने वो रिश्ता भी ठुकरा दिया। अब पता नहीं कहाँ का शहज़ादा आएगा उसे ब्याहने। मैं तो कहता हूँ अब इसे छोड़ो और अपने दूसरे बच्चों की फ़िक्र करो। हमें बेटियाँ भी ब्याहना है और बहू भी लाना है। अफ़ीफ़ा बेगम ने हतमी लहजे में कहा, कह तो रही हूँ, आज आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर आगे अपने किए धरे की वो खुद ज़िम्मेदार है। दोनों की बातचीत के दरमियान जैसे ही वक्फा आया, फ़रज़ीन खामोशी से वहाँ से खिसक गई।
رات کے کھانے کے بعد عفیفہ بیگم نے جو ہی فرزین کے کمرے میں قدم رکھا، فرزین نے فوراً آنکھیں موند لیں اور سوتی بن گئی۔ عفیفہ بیگم نے انتہائی پیار دلار کے ساتھ بیٹی کی پیشانی چومی اور اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھا کرنے لگیں۔ فرزین نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اٹھلاتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولی، او مائی ڈیئر ماما۔ اتنی گہری اور میٹھی نیند سو رہی تھی اور ایک سہانا سپنا دیکھ رہی تھی، لیکن آپ نے جگا کر سب ڈسٹرب کر دیا۔ عفیفہ بیگم نے اس کے گال پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا، جھوٹی کہیں کی، اچھی خاصی جاگ رہی تھی اور مجھے بیوقوف بنا رہی ہے۔ اماں باوا کے گھر سب سو لیا، اب پیا کے گھر میں خواب خرگوش کے مزے لوٹنا تاکہ ہم بھی سکون کی سانس لے سکیں۔ آج تمہارے ابو کے ایک دوست اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ۔ فرزین نے ماں کا جملہ پورا ہونے سے پہلے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ماما میں نے دوپہر میں ہی آپ کی اور ابو کی ساری گفتگو سن لی ہے اور میرا جواب آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ میں شادی اس وقت کروں گی جب مجھے اپنی پسند کا جیون ساتھی ملے گا، ورنہ میں کنواری ہی بھلی۔ عفیفہ بیگم بری طرح بھنا گئیں اور دانت کچکچا کر بولیں، ہم دونوں میاں بیوی شاید اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تب ہی تمہیں اپنی پسند اور معیار کا لڑکا ملے گا، یا اگر نہیں ملا تو اسی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جانا۔ فرزین نے نہ دبی نہ جھجکی بلکہ پوری ڈٹائی کے ساتھ دبنگ آواز میں بولی، مجھے یقین ہے ایک دن مجھے اپنی ٹکر کا لڑکا ضرور ملے گا، بس اسی روز میں آپ کو خوشخبری۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عفیفہ بیگم کمرے سے نکل چکی تھی۔ بیٹی کو بے حیا، بے غیرت اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازتی ہوئی شوہر کے قریب جا بیٹھیں۔ اب وہ شوہر سے مخاطب تھیں، آپ درست کہتے ہیں، اس سرپھری کو چھوڑ کر ہمیں اپنے دوسرے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اکرام الدین ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے، لیکن بیوی کے تیور دیکھ کر انہوں نے فوراً ٹی وی آف کیا اور وضاحت طلب نظروں سے بیوی کی جانب دیکھنے لگے۔ عفیفہ بیگم نے واضح الفاظ میں بیٹی کا فیصلہ شوہر کے گوش گزار کر دیا۔ اکرام الدین کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا، لیکن آدمی وزادار تھے۔ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے فقط اتنا کہا، نازنین کی مرضی معلوم کر کے یہ رشتہ ہم لوگ اس کے لیے قبول کر لیں گے، کیونکہ لوگ بہت اچھے ہیں، لڑکا بھی انتہائی شریف، تعلیم یافتہ اور برسر روزگار ہے۔ عفیفہ بیگم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولیں، میں کل ہی نازنین سے بات کرتی ہوں، اگر وہ راضی ہو گئی تو بس چٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی فرزین نے پردے کی اوٹ سے ماں باپ کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن کر ایک طویل سکون کی سانس خارج کی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، شکر ہے بلا ٹلی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف پلٹی اور قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی۔ اپنا گورا چٹا رنگ دیکھ کر گردن احساس تفاخر سے تن گئی۔ اپنے آپ سے آہستہ سے کہا، میری پسند ایک نہ ایک دن مجھ سے ضرور ٹکرائے گی۔ اور پھر وہ خود ہی شرما گئی۔ شرم اور حیا کے باعث گال اور گلابی ہو گئے۔ بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پھر وہ اپنے تصوراتی راجکمار کے ساتھ خوابوں کے دیس میں دور جا نکلی۔ مدحت گھر پہنچی تو کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم بھی روک لیے۔ اس کے بڑے بھائی سرمد اور بھابھی رونق جہاں کے درمیان ہونے والی بحث و تکرار زور و شور سے جاری تھی۔ اپنا نام سن کر وہ دیوار سے چپک گئی اور بھائی بھاوج کے درمیان جو گولہ باری ہو رہی تھی اس پر کان لگا دیے۔ سرمد کہہ رہا تھا، تم جس روز سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو، کبھی میں نے یا میری بہن نے تمہیں کسی بات پر روکا ٹوکا ہے؟ ہمیشہ اس گھر میں تمہارا حکم چلا، تم نے من مانی کی، لیکن ہم دونوں نے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کیا۔ لیکن جو رشتہ تم مدحت کے لیے بتا رہی ہو وہ نہ مجھے پسند ہے اور نہ مدحت اس رشتے کے لیے راضی ہوگی۔ رونق جہاں اشتعال انگیز لہجے میں دھاڑی، ارے حقیقت کی اینک لگا کر ذرا غور سے اپنی بہن کو دیکھیے تو صحیح، اچھا خاصا پکا رنگ ہے، لاکھ خد و خال کھڑے ہیں، لیکن رنگ نہیں تو کچھ نہیں۔ گھر تو لوگ بہت آئے لیکن کسی نے بھی قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اگر جوانی کی دھوپ ڈل گئی نا تو دونوں بہن بھائی سر کو ہاتھ لگا کر رو گے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سرمد نے بیوی کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، بس آگے میں ایک لفظ بھی نہ سنوں، تم اپنی زبان کو تالا لگاؤ۔ مدحت کے اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کرنا، میری اکلوتی بہن ہے،
میری والدہ مرتے وقت اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر گئی ہیں۔ اس کی شادی میری ذمہ داری ہے۔ رب نے اس کا جوڑا اتارا ہوگا، وقت آنے پر انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ رونق جہاں نے پھر زہر اگلا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تو آگے کیا ہوگا؟ ہم بھی دیکھیں گے کون سا آتا ہے صحرا باندھ کر۔ مدحت کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی اور بیڈ پر جا کر گر پڑی۔ احساس کمتری، محرومی اور گھٹن نے آکٹوپس کی طرح اسے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ اس کی اپنی بھابھی نے اس کے متعلق جو گل افشانیاں کی تھی وہ سوئیاں بن کر اس کے دل و دماغ میں چبھ رہی تھیں۔ جب ذرا طوفان تھما تو اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اندرونی کرب کی لکیریں اب بھی نمایاں تھیں۔ خود کلامی کے انداز میں بولی، میرے خالق نے مجھے اتنا برا بھی نہیں بنایا، ایک ذرا سا رنگ ہی تو مدھم ہے، ورنہ کس بات کی کمی ہے مجھ میں۔ پھر سر جھٹک کر بولی، کوئی پسند کرے نہ کرے، میرا بھائی تو مجھے چاہتا ہے۔ نہیں ہوگی شادی نہ صحیح، عزت کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر میں ساری زندگی گزار دوں گی۔ گورنمنٹ اسکول میں جاب ہے اور کیا چاہیے؟ اپنی روزی خود کما رہی ہوں، کسی کا دیا تھوڑی کھا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ کوئی تم پر ظلم کرے تم بھی سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرو۔ میں بھی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ جو کچھ ہے میرے والدین اور بھائی کا ہے۔ ان کے میکے والوں نے تو 4 چیتھڑوں میں رخصت کر دیا تھا۔ دل کی اندرونی کیفیت درست ہوئی تو اضطراب بھی کم ہوا اور چہرے سے تفکرات کے بادل بھی چھٹ گئے۔ دل و دماغ کو طمانینت نصیب ہوئی تو مثبت موڑ پر سوچیں بھی مڑ گئیں۔ بھیا کو میری بہت فکر ہے، بس اللہ میرے بھائی کی مدد کرے۔ دوسرے دن دونوں پھر اسی ریسٹورنٹ میں ہاتھ پاؤں کی لڑائی اور گفت و شنید میں مصروف تھیں۔ فرزین گزرے ہوئے کل کی ساری داستان نہایت تفصیل سے وضاحتی انداز میں بیان کر رہی تھی۔ دوران گفتگو ماں اور باپ کی آواز کی نقل اتار کر ان کے دہرائے ہوئے ڈائیلاگ انہی کے انداز میں بول رہی تھی۔ مدحت کو اس کی یہ گستاخی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی، فرزین بہت بری بات، انکل اور آنٹی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں۔ یہی وقت ہے جو تمہیں مناسب اور من پسند بر مل سکتا ہے۔ اگر چند سال تمہارے اور گزر گئے نا تو پھر ان گنت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم والدین کا احترام کرنا سیکھو۔ فرزین نے اس کے پند و نصائح پر برا سا منہ بنایا اور ترش لہجے میں بولی، غالب نے تم جیسوں کے لیے ہی کہا ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، وقت بے وقت اپنی نصیحتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ چلو خیر، میرے گھر کا قصہ تمام ہوا، تم اپنی سناؤ۔ تم بتا رہی تھی کہ کل تمہارے بھیا اور بھابھی میں کافی تو میں ہوئی، آخر کس بات پر ہوئی؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ مدحت نے فوراً بات اڑا دی اور بناوٹی ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے کوئی خاص بات نہیں، وہی مہنگائی کا رونا، بجلی اور گیس کے بل، گھر کا کرایہ۔ فرزین نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں اس کی بات کاٹی اور بولی، اوہ میں سمجھی کوئی چٹخارے دار موضوع ہوگا۔ ان موضوعات پر تو روزانہ ہی ہمارے گھر میں کل ہوتی ہے، اس میں کیا دھرا ہے؟ مدحت نے دانستہ ساری بات گول کر دی۔ دراصل اس کے دل میں پہلی بار فرزین کے لیے بال آیا۔ ابھی تک وہ ہر معاملے میں فرزین پر بھروسہ کر کے ہر اچھی بری بات فرزین کو بتا دیتی تھی، لیکن آج بجلی کی طرح یہ خیال اس کے ذہن میں گوندا کہ جو لڑکی اپنے والدین کا مذاق اڑا سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو وہ جن مسائل سے نبرد آزما ہے، فرزین بھری محفل میں انہیں تشت ازبام کر دے۔ اس واقعے کے بعد مدحت نے اپنی زبان پر کافی حد تک قابو پا لیا۔ ادھر ادھر کے تمام موضوعات پر باتیں کرتی، لیکن اپنے گھر میں پکنے والی کھچڑی کی خوشبو بھی فرزین کی ناک تک نہ پہنچنے دیتی۔ لیکن یہ احتیاط وہ چند دنوں ہی کر پائی، کیونکہ اچانک اس کی زندگی میں اشر کی انٹری ہوئی۔ اشر سعودی عرب سے آیا تھا، رونق جہاں کا سگا بھائی، طویل القامت، خوبرو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، ریاض میں کسی فیکٹری میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، باہر سے ٹھیک ٹھاک کما کر لایا تھا۔ رونق جہاں کے میکے میں اور رونق جہاں کے چہرے پر ایسی رونق اتر آئی تھی کہ دیکھ کر نظر لگ رہی تھی۔ اشر گاہے بگاہے بہن بہنوئی سے بھی ملنے چلا آتا تھا تو مدحت سے بھی آمنا سامنا ہو جاتا۔ پہلے تو شرم جھجک مانے رہی، لیکن رفتہ رفتہ دونوں کھلتے چلے گئے۔
अशर न सिर्फ खुश लिबास, खुश खुराक बल्कि खुश कलाम भी था। अब स्कूल में मिद्दत का दिल चाहता जल्दी से छुट्टी की बेल बजे और वो घर पहुंच जाए। अशर से बातें करते हुए उसे मज़ा आने लगा। उसका दिल चाहता अशर बोलता रहे और वो सुनती रहे। बहाने बहाने से वो अशर के गिर्द मंडलाती रहती थी। उसे खाने में क्या पसंद है और क्या नापसंद है उसने अच्छी तरह अजबर कर लिया था। स्कूल से आते ही वो किचन संभाल लेती और फिर अशर की पसंदीदा डिश मेज़ पर पूरी शान और शौकत से जलवानुमा होती। और जब अशर उसके पकाए हुए खानों की तारीफ़ कर रहा होता तो उसका दिल मारे खुशी के झूम उठता। उसकी इस नुमायाँ तब्दीली को फ़रज़ीन ने भी महसूस किया और उससे सब कुछ उगलवा लिया। और अशर के बारे में बताते हुए मिद्दत पर एक नशा, एक सरूर छाया हुआ था। दिल घुंघरुओं की ताल पर रक़्स कर रहा था। फ़रज़ीन ने उसे गले लगाते हुए नहायत ख़ुलूस से मुबारकबाद दी और उसके कान में गुनगुनाई, बड़ा ज़बरदस्त हाथ मारा है। वैसे मुझ नाचीज़ का मशवरा है कि कहीं कहीं पर उसे कुरेदने की तो कोशिश करो। फ़रज़ीन ने शरारती और शोख लहजे में मिद्दत को छेड़ा। मिद्दत ने घबरा कर सहमी हुई आवाज़ में कहा, ना बाबा ना, भाभी तो मुझे ज़िंदा दफन कर देंगी। उन्हें अगर भनक भी लग गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। फ़रज़ीन ने उसे ताज्जुब ख़ेज़ निगाहों से देखा और बेचैनी से पहलू बदलते हुए बोली, तो फिर ये सारा ड्रामा किस लिए? अरे भाई, इससे कहो कि वो शादी का पैगाम तुम्हारे भाई के कानों तक पहुंचाए, तब ही तो ये बेल मुंढे चढ़ेगी ना। मिद्दत ने इस बात में अपने सर को यूं जुम्बिश दी जैसे कह रही हो कि मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। फ़रज़ीन अशर से बात करने के नित नए गुर और तरकीबें उसे बताती रही और मिद्दत सर हिला हिलाकर उसकी हर बात की तायीद करती रही। आज जब वो घर लौटी तो उसका दिमाग इसी मसले में उलझा हुआ था, क्योंकि अशर की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। रौनक जहाँ से उसका कांटे का रिश्ता था। उस रात अपने बिस्तर पर भी वो इज़्तिरारी अंदाज में करवटें बदलती रही। चैन, सुकून और नींद पता नहीं कहाँ उड़न-छू हो गए थे। फिर अचानक बिजली ने भी आँख मचोली का खेल शुरू कर दिया। वो घबराकर अपने कमरे से सहन में निकल आई, लेकिन भाई भावज के कमरे के करीब आकर वो ठठक गई। उसे अपने भाई की लजाजत आमेज़ आवाज़ सुनाई दी। वो बीवी से मुखातिब था, रौनक, मेरी एक दिली आरज़ू है। वैसे तो हर आरज़ू, हर ख्वाहिश रब की रज़ा से पूरी होती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी एक दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। जवाब में रौनक जहाँ की तहीर ख़ेज़ आवाज़ सुनाई दी। ऐसी कौन सी तमन्ना है आपकी जिसमें मेरी मदद दरकार है? सरमद मुल्तजी लहजे में हिचकिचाते हुए बोला। दरअसल दरहकीकत मैं चाहता हूँ, इतना कहकर सरमद यकदम खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था इजहार ख्याल के लिए उसे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। रौनक जहाँ ने झंझला कर कहा, अरे भाई अब कह भी दो, क्या बात है, मुझे नींद आ रही है। इस बार सरमद ने बग़ैर किसी तमहीद के एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। रौनक, मुझे लगता है अशर और मिद्दत एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों न तुम अपने घर के सारे लोगों को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लो। रौनक शौहर की बात सुनकर यूं उछली जैसे कई हज़ार वोल्ट का बिजली का शॉक लगा हो। उसने तंज़िया अंदाज में एक लंबी हंकारी भरी और खार चबाते हुए बोली, तो ये बात है। तभी तो महारानी मिद्दत भी आजकल स्कूल से वक्त से पहले ही आने लगी हैं। टीवी और नेट पर तरह तरह के पकवानों की तराकीब देखकर अशर की ऐसी मेहमान नवाजी करती हैं कि हातम ताई भी शर्मा जाए। मैं अब समझी। मैं तो समझ रही थी कि दाल में कुछ काला है, मगर यहाँ तो सारी दाल ही काली है। यकीनन ये आपकी बहन ने ही आपको पट्टी पढ़ाई होगी और मेरे भाई के लिए भी दाम बिछाया होगा। तभी तो वो फ़ोन पर बात करता है तो पहले मिद्दत साहिबा की खैरियत दरियाफ्त करता है, बाद में उसे बहन याद आती है। मिद्दत साहिबा अगर कड़वे करेले भी पकाकर सामने रख देती हैं तो उंगलियां चाट चाट कर खाता है। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है सरमद साहब आपकी और आपकी बहन की। मैं तो मान गई आप लोगों को। उस्तादों के उस्ताद हैं आप दोनों बहन भाई। सरमद गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था, खुदारा रौनक, मेरी बहन को कुछ ना कहो, उसके फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं। ये तो अपना समझकर मैंने तुमसे कह दिया। अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है तो मैं कोई तुम्हारी गर्दन पर छुरी थोड़ी रख रहा हूँ। रौनक शौहर की बात को सुनी अनसुनी करते हुए बेतकान बोले जा रही थी। अरे कहाँ मेरा हीरे जैसा भाई और कहाँ मामूली सी शक्ल सूरत वाली आपकी बहन। इस बार सरमद इंतहाई इश्ताल अमेज़ लहजे में बोला, कभी तुमने अपने आप को आईने में देखा है? बस नाम ही तुम्हारा रौनक है, वरना तुम तो सरापा बदरौनक हो।
अब तो रौनक को पतंगे लग गए और सरमद को वहाँ से भागने में ही आफियत नजर आई और भाई के निकलने से पहले मिदत वहाँ से 9-2-11 हो गई। मिदत की बाकी रात करवटें बदलते बदलते गुजर गई। बिलाखिर उसने फैसला किया कि उसे सारी बात फरजीन को बताकर उससे मशवरा करना चाहिए कि भाभी नाम के इस लोहे को किस तरह मोम किया जा सकता है। ये बात तो वो भांप चुकी थी कि अशर उसे पसंद करता है। यही चीज़ उसके लिए बाइसे सुकून थी। एक दिल खुशकुन एहसास लहू बनकर उसके रगों पे में दौड़ता रहा था। इस मसले पर सोचते हुए वो गफलत की नींद सो गई। दूसरी सुबह वो जागी तो घर का माहौल बोझल बोझल सा महसूस हुआ। कमरे से बाहर निकली तो बावर्ची खाने में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। भाई भावच के कमरे के खनकारने की आवाज़ की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। भाई भावच के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सरमद के खनकारने की आवाज़ आई और साथ ही वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, अंदर आ जाओ मिदत। मिदत फ़ौरन पर्दा हटाकर कमरे में दाखिल हुई और मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखते हुए सवाल किया, भाभी बाथरूम में है? सरमद करख्त लहजे में बोला, नहीं, ना बाथरूम में है ना घर के किसी और कोने में, बल्कि सूरज की पहली किरण के साथ ही अपनी अम्मा के घर सुधार गई हैं। मैं भी देखता हूँ कब तक कोई उसे मेहमान रखता है। मिदत चंद लम्हे भाई को देखती रही, फिर भाई के पास बैठते मुलायम लहजे में बोली, भाईजान आज इतवार है, मैं आपके और भाभी के लिए शाहाना ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, आप बस फटाफट उन्हें घर ले आइए। सरमद ने सख्त और इनकारी लहजे में जवाब दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं, ना मैं जाऊँगा और ना मैं तुम्हें जाने दूँगा। खुद गई है खुद आएगी। मिदत ने हत्तुल इम्कान भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन सरमद पत्थर की तरह अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। रौनक के अचानक और बेवक्त पहुंचने पर माँ बाप बहन भाई उसे हैरान परेशान नज़रों से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया, जबकि वो मुंतज़िर थी कि माँ उसे गले लगाए, चूमे चुमकारे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सब नाश्ते की मेज़ पर बैठकर खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। बिलाखिर अशर ने नर्म और पुरसुकून आवाज़ में बहन को मुखातिब किया, आप ही आइए, आज इतवार है ना, अम्मा ने ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनाया है। अब रौनक फट पड़ी। अशर से मुखातिब होकर गज़बनाक आवाज़ में बोली, मुझे क्या नाश्ते की का कहते हो, तुम तो सऊदी अरब में ही ठीक थे, यहाँ आकर तुमने मेरा खाना पीना जीना सब दोबर कर दिया है। क्या नज़र आ गया तुम्हें इस 2 टके की लड़की में कि इस पर आशिक हो गए? अब उसका भाई मेरी जान खा रहा है कि किसी तरह तुम्हारी और उसकी शादी हो जाए। अशर समेत घर के तमाम अफराद हक्का बक्का होकर फटी फटी आंखों से रौनक को तक रहे थे और रौनक हिचकियों और सिसकियों के दरमियान पिछली रात होने वाली नौटंकी की मंजरकशी कर रही थी। सब नाश्ता छोड़कर उसकी दास्तान सुन रहे थे। माँ ने उसे दिलासा तसल्ली देते हुए इंतहाई नरम लहजे में कहा, रौनक मेरी बच्ची, सरमद ने अगर ये बात तुम्हारे सामने रखी है तो उसने कोई मायूब काम तो नहीं किया। वो एक जवान बहन का भाई है, बहन की शादी उसकी जिम्मेदारी है, और अगर वो अपनी बहन की शादी तुम्हारे भाई से करना चाहता है तो इसमें इतना मुश्तिल होने की क्या ज़रूरत है। दोनों बहन भाई इंतहाई मुहज़्ज़ब, समझदार और सुलझे हुए मिजाज के हैं। मेरे ख्याल में तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। वो लड़की हमारे घर के लिए बहुत अच्छी बहू साबित हो सकती है। रौनक की छोटी बहन ने माँ की तायीद करते हुए कहा, हाँ अम्मी, मुझे भी मिदत बहुत पसंद है। माँ बेटे की बातों पर रौनक मुकम्मल ज्वालामुखी बन गई, जिनके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। वो गुर्राते हुए बोली, मेरे मियाँ और नंद में ऐसी क्या खूबी नज़र आ गई जो इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इस बार रौनक के वालिद बोल पड़े, अरे भाई, तुम जैसी नाक़िसुल अक़ल बदमिजाज फोहड़ को निभाना कोई आसान काम है? वो तो इन दोनों बहन भाई का ही दिल गुर्दा है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इससे बड़ी खूबी भला क्या हो सकती है? मेरी मानो तो कोई मुनासिब तारीख़ तय करके। रौनक इस बात पर यूँ उछली जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। तिलमिलाती हुई उठ खड़ी हुई और अपना भारी भरकम पर्स उठाया और कमरे से निकल गई। अशर ने पीछे दौड़ लगाई और एक झटके से उसका बाजू पकड़कर खींचा और तमस्खुराना नज़रों से देखते हुए बोला, आपने भी हद कर दी। बात ना बात का सर पैर, मैंने कौन सा मिदत से निकाह कर लिया है? रौनक ने हैजान ज़दा आवाज़ में जवाब दिया, नहीं किया तो कर लोगे, क्योंकि सारे वोट तुम्हारे ही हक में हैं। अशर ने एक बुलंद आहंग कहकहा लगाया
और खिलखिलाते हुए बोला, आपी आपी, गहरे सांवले रंग के अलावा आपकी नंद में कई खूबियाँ हैं कि जिस घर में जाएगी रोशनी ही रोशनी बिखेर देगी। रौनक ने अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए इस्तफसार किया, हाय ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्लांट फिट है उसके जिस्म में। अशर ने बहन के कान में सरगोशी की, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब तक कुर्सी है माहाना तनख्वाह पक्के फल की तरह अपने ही घर में टपकेगी, और रिटायरमेंट के बाद भी लाखों की ग्रेजुटी फंड, और फिर सारी ज़िंदगी पेंशन का आसरा भी रहेगा। मैं कोई खसारे का सौदा थोड़ा ही कर रहा हूँ। अरे आपी, आप देखना आम के आम और गुठलियों के दाम। भाई की बात पर रौनक के गुस्से का पारा और चढ़ गया। एक लंबी हूँ के बाद उसकी घन गरज का फिर से आगाज़ हो गया। देर से ही सही, मेरे दिमाग में अब सारी बात आ गई है। अम्मा अब्बा और रोशन को बगैर पैसों की नौकरानी मिल जाएगी, और तुम्हारी तो लॉटरी ही खुल जाएगी। तुम तो हो ही एक नंबर के निखट्टू निकम्मे। तुम्हें तो ये समझो ज़रिया मुआश मिल जाएगा। लेकिन अभी सरमद के सामने तुम्हारी कलई खोल दूँ ना तो फ़ौरन इस रिश्ते से फिर जाएगा। अभी तो बच्चू तुमने कह रखा है कि बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ले रखी है, और लाखों रियाल में तुम्हें तनख्वाह मिलती है, और तुम्हारी रिहाइश वहाँ के बड़े से होटल में है जिसके तमाम अखराजात तुम्हारी कंपनी अदा करती है। अभी हकीकत बता दूं तो ये सरमद और उसकी बहन तुम्हें अपनी दहलीज पर खड़ा भी ना होने देंगे। चंद लम्हे के लिए वो सांस के लेने रुकी और फिर सिलसिला जोड़ते हुए बोली, सरमद और मिधत भी इतने सीधे नहीं हैं। दोनों भाई बहन कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हैं। जैसे ही उन्हें इल्म होगा कि तुम इस 5 स्टार होटल के रिहायशी नहीं बल्कि वहाँ हर कमरे में जाकर बेड्स की चादरें बदलते हो, तो दोनों तुम्हें अपने जूते की नोक पर रखेंगे। और जब पता चलेगा ना कि तुम्हारे पास कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा, बल्कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो वो तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। भाई नहीं, और तुम्हारी एक इजाफी खूबी पर से भी पर्दा हटा दूंगी कि खैर से तुम्हारे पास इकामा भी नहीं है, इसलिए हर 2-4 माह बाद सऊदी पुलिस लाखों के अंदर तुम्हारी मेहमान नवाजी करती है। ये सब सुनकर तो सरमद ज़रूर बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर फ़ख्र महसूस करेगा। इतनी खरी खरी सुनने के बाद अशर का अपने पैरों पर खड़ा रहना मुहाल हो गया। वो करीब रखे सोफे पर धम से बैठ गया। चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। लेकिन था रौनक का भाई। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया। रौनक के चेहरे पर जो फातिहाना शफक फूटी पड़ रही थी वो आने वाहिद में गायब हो गई। अब बारी अशर की थी। वो ज़ख्म खुर्दा सांप की तरह फनकारता हुआ बोला, बहुत हो गया। इज़्ज़त के साथ अपने शौहर के घर की चारदीवारी में रह लो आपा। मोहतरमा, अभी सारा कच्चा चट्टा खोलकर सरमद भाई के सामने रख दूंगा, जो ज़िंदगी भर सर को हाथ लगाकर रोगी। अम्मा अब्बा ने अपनी इज़्ज़त और नामूस बचाने के लिए किस तरह दाव पेच आजमाए हैं और किस तरह सरमद भाई को घेरा है, मुझे सब पता है। आपकी शादी में मैं नन्ना नादान नहीं था, अच्छे बुरे की तमीज़ थी मुझे। अगर ज़रा भी सरमद भाई की फैमिली को तुम्हारे करतूतों का इल्म हो जाता ना, तो ईमान से बारात वापस चली जाती। मुझे लगता है आपने खुद भी कोई चिल्ला काटा था, जब ही तो इतना अच्छा ससुराल हाथ लग गया। जो ही अशर ने बहन को आईना दिखाया, उसकी बोलती बंद हो गई। खौफजदा नज़रों से भाई को देखते हुए अपनी पेशानी का पसीना पोंछा और खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए कहने लगी, बात सुनो, अपने होंठों को हमेशा के लिए कुफल लगाकर चाबी मुझे दे दो। यही काम मैं भी कर रही हूँ। इस मुआहदे की पासदारी हम दोनों पर लाजिम है। अगर दोनों में से एक भी अपने अहद से मुकरता है तो दूसरा भी इस चाबी को किसी गटर में फेंक सकता है। ये कहते हुए वह तनतनाती हुई घर से निकल गई। अशर नापसंदीदा नज़रों से बहन को जाता हुआ देखता रहा। इस बार उसने झूठों भी रुकने के लिए नहीं कहा। रौनक माँ के घर से निकल तो गई थी, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए। मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई टैक्सी नज़र न आई। हाँ, अलबत्ता दूर खड़ा एक रिक्शा नज़र आया। जब रौनक अपने घर में दाखिल हुई तो सरमद और मिधत ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन दोनों ने अपनी ज़ुबानें बंद रखीं। मिधत ने नहायत खुशदिली से भावच को वेलकम किया और फिर कहा, भाभी आप हाथ मुंह धोकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लें, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। ये कहते हुए वह किचन की जानिब मुड़ गई। सरमद ने अपनी बाइक उठाई और बग़ैर कुछ कहे कमरे से निकल गया। रौनक ने आईने में अपने आप को देखा
तो उसे मिदत का मशवरा बिल्कुल सही लगा। वो फ़ौरन बाथरूम में घुस गई। वहाँ से निकली तो गर्मा गर्म नाश्ता और चाय उसके मुंतज़िर थे। बग़ैर किसी शर्मिंदगी के वो नाश्ते पर टूट पड़ी। फ़रज़ीन ने बर्गर का बड़ा सा पीस मिदत के मुंह में ठूंसते हुए कहा, बस बहुत रो लिया, अब थोड़ा बहुत कुछ खाओ और फिर मुझे बताओ कि इस बार तुम्हारी भाभी ने कौन सा नया गुल खिलाया है। चाय ख़त्म करने के बाद फ़रज़ीन ने इस्तफ़साराना नज़रों से मिदत की जानिब देखा तो उसने गुलोगीर आवाज़ में नहायत आहिस्तगी से कहा, फ़रज़ीन भाभी गुड़ नहीं देती ना दे, लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर ले। मेरे रंग रूप से उन्हें खुदा वास्ते का बैर है। मुझे देखते ही वो अंगारे चबाने लगती हैं। फ़रज़ीन ने हाथ झटकते हुए करारी आवाज़ में कहा, अरे खाक डाल अपनी भाभी पर, और ये बता भाभी के भाई ने कुछ इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाया या दोनों तरफ अभी तक खामोशी का राज है। मिदत ने एक सर्द आह भरी और कुर्सी से उठते हुए बोली, फ़रज़ीन भाभी ये शादी कभी भी नहीं होने देंगी, इसलिए सब कुछ भूल जाना ही बेहतर है। फ़रज़ीन ने उसका हाथ खींचकर उसे दोबारा उसकी नशिस्त पर बिठाया और सनसनाते हुए लहजे में बोली, बेवकूफ़ लड़की, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मिलकर एहतजाज करो और इस मामले को आगे बढ़ाओ। तुम और अशर डट गए ना तो सबको हथियार डालने पड़ेंगे। ये कहते हुए उसने करीब खड़े बैरे को 2 कप चाय का मज़ीद ऑर्डर दे दिया। अचानक चाय पीते हुए फ़रज़ीन अपनी नशिस्त से उछल पड़ी। मिदत ने घबराकर पूछा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? फ़रज़ीन ने चाय के कप को चूमते हुए अपनी आंखें मटकाईं और बोली, वाह क्या कैफ है, क्या सरूर है। अरे दिमाग में ऐसा झमाका हुआ है कि अब तो तेरी शादी अशर से होनी ही है और तेरी भाभी तुझे अशर को देखकर हाथ मलती रह जाएगी। मिदत ने पुरइश्तियाक लहजे में फ़ौरन सवाल किया, अल्लाह फ़रज़ीन जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी तरकीब तुम्हारे दिमाग में आई है। मिदत टिकटिकी बांधे फ़रज़ीन को देखे जा रही थी। ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन इंतहाई गौर व खौज़ के साथ उसका हर लफ्ज़ सुन रही थी। फ़रज़ीन ने अपनी बात जारी रखी, हाँ तो तुम्हारी भाभी से कोई औलाद नहीं है, लिहाजा अपने भाई की जेब में एक खूबसूरत हसीना की तस्वीर रख दो जो तुम्हारी भाभी के हाथ लग जाएगी। झगड़ा होगा और उस वक्त भाई साफ कह देंगे कि रौनक साहिबा से तो कोई औलाद नहीं है, लिहाजा मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। तेरी भाभी पर तो आसमानी बिजली यूं कड़कड़ाती हुई गिरेगी कि जलकर भस्म हो जाएगी। अब मोहतरमा हमारे हीरो अशर साहब की एंट्री होती है। वो सरमद भाई के पास भागे भागे आएंगे, अपनी रोती बिलबिलाती बहन को पहले तो गले लगाएंगे, फिर उसे तसल्ली तशफ़ी देकर कहेंगे, मेरी बहना अभी तेरा भाई जिंदा है, वो तेरा घर नहीं बिगड़ने देगा। और फिर एक समझौता तय पाएगा कि सरमद भाई कभी किसी और लड़की की तरफ आँख उठाकर नहीं देखेंगे और मिदहत बिनते सुल्तान की शादी खानाबादी अशर खान से तय की जाती है। ये कहकर फ़रज़ीन ने फातिहाना नज़रों से मिदहत की जानिब देखा। मिदहत ने मायूस नज़रों से फ़रज़ीन को देखते हुए कहा, फ़रज़ीन ज़ुबानी कलामी तो तुम्हारा ये प्लान अपनी जगह मुकम्मल और लाजवाब है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? भाईजान से कौन बात करेगा? अशर को कौन राज़ी करेगा? और फिर यह ड्रामा किस तरह शूट होगा? फ़रज़ीन ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए नपे तुले अंदाज में कहा, घंटी मैं बांधूंगी, तुम बस अपने भाईजान और अशर से मेरी एक मुलाकात करवा दो। दोनों को ऐसे पैंतरे और दाव पेच सिखाऊंगी कि हमारा ये ड्रामा हिट हो जाएगा, बल्कि इंतहाई कामयाबी के साथ आगे भी रवां दवां हो रहेगा। मिदत ने हंसते हुए उसे उठाया और बोली, मुझे रात भर की मोहलत दो, मैं सोचकर जवाब दूंगी कि क्या करना चाहिए। फ़रज़ीन ने अपनी नशिस्त से उठते हुए कहा, चलो ठीक है, अच्छी तरह सोच लो, बस यही एक चांस है तुम्हारे पास। ये कहते हुए उसने अपना पर्स संभाला और दोनों अपने अपने घर रवाना हो गईं। मिदत घर पहुंची तो घर की मुलाजमा ने बताया कि साहब जी अभी दफ्तर से नहीं लौटे हैं और बेगम साहिबा भी शॉपिंग के लिए गई हैं। मिदत ने जवाब में हूँ हाँ की और कहा, बुआ आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मिदत ने शावर लिया और अपने स्याह लंबे बालों को तौलिए से खुश करने लगी। अपनी पुश्त पर अचानक उसे किसी की आहट महसूस हुई। वो फ़ौरन पलटी। उसके बिल्कुल करीब अशर खड़ा था, नहायत तवज्जो से उसे देख रहा था। यकायक उसके पलटने पर बुरी तरह बुखला गया और घबराकर बोला कि
आप कितनी वो हसीन हैं। मिदत को फ़ौरन दुपट्टे की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने तौलिए को अपने सीने पर फैलाते हुए सवाल किया, आप कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। अशर ने शोक नज़रों से देखते हुए जवाब दिया, काश अभी और पता नहीं चलता। मिदत ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अशर ने उकाबी नज़रों से इधर उधर देखते हुए कहा, अच्छा तो आज बहन साहिबा भी नहीं है और बहनोई साहब भी गायब हैं, यानी घर में हम हैं। मिदत ने इस्तेहज़ाइया नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं जी नहीं जनाब, 2 नफूस नहीं बल्कि 3 हैं। खैर से हमारी मासी किचन में सब्ज़ी काट रही हैं। ओह, कहते हुए अशर ज़रा परे खिसक गया। उसके होंठों पर खिसियानी सी हंसी थी। अगले ही लम्हे घर से बाहर रिक्शा रुकने की आवाज़ आई। अशर ने घबरा कर कहा, शायद आप ही आ गई। उन्हें किस तरह राज़ी किया जाए, यही पूछने के लिए मैं आया था। बाकी तो मेरे घर के तमाम अफराद इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। मिदत ने लरजती आवाज़ में जवाब दिया, आप इस सिलसिले में मेरी दोस्त फ़रज़ीन से मिल लीजिएगा। वो इस मसले का हल बताकर आपसे मुकम्मल ताउन करेगी। बस आप अक़बी दरवाज़े से रफू चक्कर हो जाइए। अशर ने चलते चलते अफरा तफरी में एक काम का सवाल कर डाला, आपकी दोस्त मिलेगी कहाँ और कब? मिदत ने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए घबराहट के आलम में कहा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, चाय हो जाए, हमारे स्कूल से करीब ही है। आप ठीक 4 बजे इतवार के दिन वहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है, कहते हुए अशर ने वहाँ से दौड़ लगा दी और लम्हों में ये जा वो जा। जब रौनक शॉपिंग से लदी फंदी घर में दाखिल हुई तो मैदान साफ़ हो चुका था। मिदत ने एक सुकून का सांस खारिज किया और आगे बढ़कर रौनक का बोझ हल्का करने लगी। इतवार की रात मिदत ने पहली फुर्सत में फ़रज़ीन को कॉल की और धड़कते दिल से पूछा, फ़रज़ीन तुम्हारी अशर से मुलाकात हुई और तुमने अपने प्लान से उसे आगाह किया? उसे तुमने बता दिया कि उसे अब भाईजान से बात करना है और फिर भाईजान को अपना किरदार किस तरह अदा करना है अच्छी तरह समझा दिया? फ़रज़ीन ने जवाबन कहा, मिद्दत मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरअसल इस वक्त मेरी छोटी बहन के रिश्ते के सिलसिले में कुछ मेहमान आए हुए हैं। मिद्दत ने सरत के साथ दूसरा सवाल दाग दिया, खैर बाकी बातें तो बाद में होंगी, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें अशर कैसा लगा? मेरी पसंद पसंद आई, तुम्हारी पसंद? उफ़ मेरे खुदा। दिल चाहा दिल निकाल कर उसके कदमों में रख दूं। बाखुदा मिद्दत जब अशर को देखा तो दिल ने कहा, काश पहले इस शख्स से मिली होती। क्या कह रही हो? मिद्दत चीखी। इससे पहले कि मिद्दत कुछ और कहती, कॉल काट दी गई। मिद्दत के दिल में किसी ने बर्छी उतार दी। अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला मुहावरा उसे आज समझ में आया था। दूसरे दिन स्कूल में भी दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहीं। रेस्टोरेंट का वो गोशा भी अब उजाड़ हो गया था जहाँ दोनों बर्गर और चाय के मज़े लेती और हंसती बोलती थी। स्कूल में स्टाफ और स्टूडेंट्स के दरमियान भी मक्खियों वाली भिनभिनाहट जारी थी कि इतनी गहरी दोस्ती में ऐसी क्या दरार आ गई जो एक दूसरे का परछावां भी नहीं बर्दाश्त कर रही हैं। दोनों ने बहुत खूबसूरती के साथ सब टाल दिया। गाहे बगाहे अक्सर मकामात पर मिद्दत ने फ़रज़ीन और अशर को साथ साथ घूमते फिरते भी देखा। बल्कि एक बार शहर के बड़े से शॉपिंग मॉल में मिद्दत इन दोनों से टकरा गई। उसे देखकर दोनों इस तरह घबराए जैसे किसी अफरियत को देख लिया हो। मिद्दत के होंठों पर एक गहरी तंज भरी मुस्कुराहट थी। फिर वो खुद ही दोनों के रास्ते से हट गई। रास्ता मिलते ही दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। अपनी नमनाक आंखों को साफ करती हुई वो मॉल से निकल गई। हालांकि उसे अभी मज़ीद शॉपिंग करना थी। घर आकर वो अपने कमरे में बंद हो गई। मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा बजाते बजाते थक गई तो घबराकर सरमद के पास गई और बोली, साहब जी, बेगम साहिबा तो पड़ोस में गई हैं। हमने आपका और मिद्दत बीबी का खाना लगा दिया है। सरमद किसी किताब के मुताले में गर्क था। उसने नज़रें उठाए बगैर कहा, अच्छा मैं आता हूँ। सरमद के पुकारने पर मिद्दत ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मिद्दत की सूरत देखकर सरमद ने घबरा कर कहा, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है तुम्हें? भाई की इस मोहब्बत और शफ़क़त पर मिद्दत का दिल भर आया। सरमद ने अपने होंठ बहन की पेशानी पर रख दिए। फिर घबरा कर बोला, ओहो तुम्हें तो बुखार है, चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर खाना खाएंगे।
इकरामुद्दीन और अफ़ीफ़ा बेगम बेइंतहा खुश थे कि किसी तौर बेटी शादी के लिए मान तो गई। अशर और उसके ख़ानदान से मिलने के बाद तो वो और भी मुतमईन और खुश थे, क्योंकि अशर और उसकी फ़ैमिली हर लिहाज से फ़रज़ीन के लिए उन्हें मुनासिब और बेहतर लगी। हालांकि इससे बेहतर रिश्ते भी उसके लिए थे, लेकिन फ़रज़ीन दरअसल अशर की मर्दाना वजाहत पर मर मिटी थी। शादी की तैयारियाँ दोनों जानब पूरे ज़ोर शोर से जारी थी। रौनक आजकल बजाय शौहर के घर रहने के मैके में रहने को तरजीह दे रही थी। सरमद भी खामोश रहा, क्योंकि उसने नहायत संजीदगी से इस बात पर काफ़ी गौर व खोज किया कि मिदहत के लिए जो भी रिश्ता आता है, रौनक कोई ना कोई उसमें मेन मेख निकाल देती है। इसीलिए इस मर्तबा जब उसके लिए एक अजीज़ तरीन दोस्त के भाई का रिश्ता मिदहत के लिए आया तो सरमद ने कानो कान बीवी को ख़बर ना होने दी। मिदहत की मर्ज़ी मालूम करके फ़ौरी रिश्ता तय कर दिया। इसके बाद उसने एक दिन बहन को अपने पास बिठाकर अपना शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर फेरा और नहायत मतानत से बोला, मिदहत, मैं सिर्फ़ तुम्हारा बड़ा भाई ही नहीं बल्कि अब्बा और अम्मा की जगह पर हूँ। सरमद ने इन आंसुओं को अपनी हथेलियों पर समेट लिया और लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोला, मिदहत, ज़माने की ऊंच नीच और सर्दो गर्म को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। जो रब ने तुम्हारे लिए बेहतर नहीं समझा तुम्हें नहीं दिया, और जो बेहतर समझा वो दे दिया है। उसकी कदर करना, अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पसे पुश डालकर कातिब तकदीर की रज़ा को मुक़द्दम समझना। फ़हीम का इंतखाब मैंने यूँ ही नहीं किया, वो तुम्हारा बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। तुम अपने सारे दुख भूल जाओगी। वक्ती तौर पर तो अगर मालिक हकीकी हमारी किसी ख्वाहिश को रद्द करता है तो हम गम से निढाल हो जाते हैं, लेकिन आने वाला वक्त हमें अच्छी तरह समझाता है कि कुदरत ने हमें कितने बड़े तूफ़ान से महफूज रखा। मिदहत ने भाई की नसीहतों को आर्जी तौर पर सुन लिया, लेकिन वो दिल ही दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि वो फ़रज़ीन और अशर से ऐसा इंतकाम लेगी कि दोनों के लिए ये ज़मीन तंग कर देगी। ज़ख़्म खुर्दा नागन की तरह वो अपना फन पटक रही थी। बहुत तवील सोचों के बाद उसने फ़ैसला किया कि दोनों की मौत ही उसके दिल को सुकून और ठंडक बख्श सकती है। फ़ैसला कुन अंदाज में उसने अपनी आंखें झपकाईं और ख़ुद कलामिया अंदाज में बोली, इसके लिए मुझे अभी से तैयारी करना होगी। अशर और फ़रज़ीन ये समझ रहे थे कि मिदहत हरगिज़ उनकी शादी की तकरीब में शिरकत नहीं करेगी। दीगर तकरीबात में तो उसने अपनी ख़राबी तबीयत का बहाना बना लिया, लेकिन निकाह वाले दिन वो अपनी तमाम सज धज के साथ शरीक हुई। अशर और फ़रज़ीन की शादी में मिदहत जिस क़यामत ख़ेज़ और कर्बनाक सूरत हाल से गुज़र रही थी वो जानती थी, लेकिन अपने आप को खुश व खुर्रम ज़ाहिर करने के लिए वो इतनी बेहतरीन अदाकारी कर रही थी कि कोई भी ना जान सका। अफ़ीफ़ा बेगम मेहमानों में घिरी हुई हंस हंस कर बातें कर रही थी। शौहर की आवाज़ पर अपनी कीमती साड़ी संभालती हुई आईं। इकरामुद्दीन बीवी को हॉल के एक गोशे में ले गए, जहाँ लोग निस्बतन कम थे, और फिर इंतहाई खुफिया अंदाज में एक धमाका खेज़ खबर बीवी के गोश गुजार की। अरे नेक बख़त, मैंने बाहर मर्दों में तो बड़ी अजीब बात सुनी है। अफ़ीफ़ा बेगम ने अपने सीने पर दो हथड़ मारते हुए रुंधी हुई आवाज़ में कहा, हाय, ऐसा क्या सुन लिया जो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल गया है। इकरामुद्दीन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और पसीने से तर अपनी पेशानी पोंछी और बोले, ये लड़का बाहर के होटल में मामूली काम करके अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रहा है। तुम्हारी बेटी के मयार पर यह किसी तरह पूरा नहीं उतरेगा। निकाह हो चुका है, वरना हम कुछ हाथ पैर मारते, मामला ख़त्म करके कमबख्त के लिए कोई दूसरा बर तलाश करते। अफ़ीफ़ा बेगम का चेहरा भी लटक गया। थोड़ी देर पहले ही मुसर्रत और चहचहाट हवा हो गई। वालदैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात उड़ते हुए फ़रज़ीन की बहन नौरीन के कानों तक पहुंच गए, और उसने ये सनसनी खेज़ इंकशाफ जब फ़रज़ीन तक पहुंचाया तो चंद लम्हों के लिए तो वो बिल्कुल गूंग हो गई। फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल पाई। शिद्दत गम से चकरा कर वहीं ढेर हो गई। जब होश में आई तो पता चला कि पिया के घर में कदम रंजा फरमा चुकी हैं। फिर जहरीली नागन की तरह फनकारी और आहिस्ता से बोली, अशर, तूने मुझे इतना बड़ा फ़रेब दिया है, मैं तुझे और तेरे ख़ानदान को जीने नहीं दूंगी। गुस्से की तिमतमाहट से दुलनापे का हुस्न मज़ीद बढ़ गया था, आँखों में खून उतर आया था। फ़रज़ीन ने घूंघट की ओर से मानी खेज़ निगाहों से छुरी की जानिब देखा और फिर अपनी औकाबी नज़रें
کمرے میں دوڑائی۔ جب اسے کلی طور پر اطمینان ہو گیا تو اس نے فوراً اچک کر چھری اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے جھلملاتے دوپٹے میں چھپا لی۔ یہ فرزین کی خام خیالی تھی کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کمرے میں اس کی آمد سے پہلے مدحت آ چکی تھی، چونکہ وہ دلہن کے کمرے کا وزٹ رونق اور روشن کے ساتھ کر چکی تھی اور اس خفیہ جگہ کا بھی انتخاب کر چکی تھی جہاں آج رات اپنے دونوں دشمنوں کو خون میں نہلانا تھا۔ قیمتی اور دوبیس پردوں کے درمیان جھری بنا کر وہ فرزین کی ایک ایک موومنٹ کو ٹریس کر رہی تھی۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب فرزین نے اپنے دوپٹے میں چھری چھپائی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا کہ کمرے میں کوئی خطرناک کھیل شروع ہونے والا ہے۔ خرامہ خرامہ وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کا ہر قدم کیف و سرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد اس نے جیسے ہی فرزین کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا، فرزین غرائی، خبردار مجھے چھوا تو، دھوکے باز، فریبی، دغا باز، تو نے مجھے سبز باغ دکھا کر مجھ سے شادی کی۔ چند دن پہلے ایک صنعت کار گھرانے کا رشتہ محض تیری وجہ سے ٹھکرایا۔ نکاح کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تو نے میرے ساتھ کتنا بڑا گیم کھیلا ہے اور تیری اوقات کیا ہے۔ تو نے میری زندگی کی ہر خوشی چھین لی، لیکن میں بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تیری موت کی لکیر میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چھری والا ہاتھ بلند کیا۔ اشر ہکا بکا حیران کن نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ذہنی طور پر اس خطرناک صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ صحیح طور پر سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ چھری فرزین عین اس کے دل کے قریب لے کر گئی۔ اشر پینترا بدل کر معذرت خواہانہ انداز میں بولا، اس جھوٹ کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر فرزین حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے زندگی بھر محنت مزدوری کروں گا، لیکن تمہیں کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا۔ میں تمہارے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فرزین کی آنکھوں میں جھانکا۔ اشر انتہائی ہوشیاری سے پیچھے کی جانب کھسکنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ عقب میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی فرزین بھی کھڑی ہو گئی اور صفاک لہجے میں بولی، اشر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اشر نے اندھوں کی مانند پلکیں جھپکائیں اور پھر اچانک اس کے ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے جگ سے ٹکرائے۔ اس نے فوراً جگ کا پانی فرزین پر اچھال دیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اشر نے مکمل طور پر اس پر قابو پا لیا، لیکن فرزین نے چھری پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ چھری کا پھل اشر کے سینے میں اتار دیا، جبکہ مرتے مرتے اشر نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ شیشے کا بھاری جگ فرزین کے ماتھے پر دے مارا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور حلق سے بے معنی آوازیں نکالیں۔ آخری ہچکیلی اور قالین پر گر گئی۔ دلہن اور دولہا کا سرخ گرم تازہ لہو قیمتی قالین کو تر کر رہا تھا۔ مدحت بت بنی سارا منظر پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں نے دائمی اجل کو لبیک کہا، مدحت ہوش میں آ گئی۔ اب اسے عقل آئی کہ وہ کس نازک دوراہے پر کھڑی ہے۔ کمرے میں لہو میں نہائی وہ لاشیں اور وہ اکیلی تنہا۔ اف خدایا، یہ میں کہاں آ گئی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے پھانسی کا پھندا لہرا رہا تھا۔ اشر اور فرزین کی آخری چیخیں اتنی دلدوز اور سمہ خراش تھیں کہ باہر بھگدڑ مچ گئی۔ مدحت پسینے میں تربتر اب بھی پردے کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ سارا بدن تھر تھرا رہا تھا، دل و دماغ میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ اسی وقت گھر کے افراد اور مہمانوں کا زبردست ریلا کمرے میں داخل ہوا۔ مدحت نے صبر و ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنی حاضر دماغی سے اس خطرناک سچویشن پر نہایت آسانی سے قابو پا لیا۔ چونکہ کمرے کا دروازہ اشر نے بند نہیں کیا تھا، دروازہ صرف بھیڑا ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی ایک جمع غفیر کمرے میں داخل ہوا، مدحت آہستگی سے پردے کی اوٹ سے نکل کر خواتین کے ہجوم میں گھل مل گئی۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ وہ کمرے میں پہلے سے موجود تھی اور ان دونوں کے قتل کی واحد چشمدید گواہ ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے کافی دیر سے روکی ہوئی سانس خارج کی اور دیوار سے سر ٹکا لیا۔ سارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ ماں باپ اور بہنوں کی چیخوں نے آسمان ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں ہنسی، قہقہے اور شہنائیوں کی گونج تھی، اب وہاں آنسو، آہیں اور نالے تھے۔ پولیس نے سارے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس وقت مدحت کو اپنے بھائی کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ مالک کی رضا میں ہی ہماری فلاح اور بہتری ہے۔ اسی وقت رونق آ کر مدحت سے لپٹ گئی اور آہ زاری کرتے ہوئے بولی، مدحت، اشر تم سے بھی تو بہت باتیں کرتا تھا، تم بتا سکتی ہو ان دونوں کو کس نے قتل کیا اور کیوں؟ یہ کیا راز ہے؟ مدحت آہستہ سے بڑبڑائی، بھابھی، انہیں قدرت نے قتل کیا ہے اور ان دونوں کی ہمراز صرف اور صرف میں ہوں۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا۔ اور انشاءاللہ نئی ایک اور سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔